किसी गांव में एक शोक सभा चल रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक महिला की एक्सीडेंट से मृत्यु हुई थी और उसके शव को गांव में लाया गया था और क्रियाक्रम करने के पश्चात गांव में सभा चल रही थी। उसी दौरान जयपुर से एक पुलिस की गाड़ी उस सभा के पास पहुंची और उस गाड़ी से पुलिस के लोग उतरे और वहां पे मौजूद उस महिला की बेटी को कहा कि आपको जयपुर थाने चलना पड़ेगा। उस स्वर्गीय महिला की बेटी ने कहा कि अभी तो मेरी माँ का मृत्यु हुई है और आप इस प्रकार मुझे कैसे ले जा सकते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि ये एक्सीडेंट का मामला है, गंभीर मामला है, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। और पुलिस पार्टी उस लड़की को लेकर जयपुर के थाने में पहुंची और वहां पर उस लड़की के बड़े पिता को देखकर वो शक पका गई। नमस्कार, मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदबाग टीवी। आज के जमाने में जिसे कहते हैं कि घोर कलयुग है, पिता परिवार का नहीं, पत्नी का नहीं, बच्चों का नहीं, माता परिवार की नहीं, बच्चों की नहीं, किसी और की नहीं। उसी प्रकार जिस महिला ने 9 महीने उसे अपने गर्भ में रखा, उसका लहू उसे पिलाया, उसका दूध उसे पिलाया, उसे बड़ा किया, उस बेटी ने अपनी माँ की जान ले ली। कारण सिर्फ इतना सा था कि वो सरकारी नौकरी करना चाहती थी। उस लड़की का नाम है आयुषी शर्मा, उसके पिता का नाम स्वर्गीय विजय शर्मा और माता का नाम नीरज शर्मा था। और उसका एक छोटा भाई जो कि मानसिक रूप से विकसित नहीं था, उसको किसी सहारे की जरूरत हुआ करती थी। बात यह है कि विजय शर्मा जो कि राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में कोर्ट मास्टर की नौकरी करते थे, एलडीसी थे, और उन्हें कुछ महीनों से उनको लकवा आ गया, माइंड में ब्रेन हेमरेज हो गया, उस कारण उनकी मृत्यु हो गई। 1 साल बाद ही उसकी माँ की भी एक्सीडेंट, उस लड़की के माँ की भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। जांच में पता चला कि माँ की हत्या करने वाला और कोई नहीं, उसकी अपनी बेटी खुद है। पुलिस ने तहकीकात करने से पहले उसको सामान्य घटना ही समझा था, लेकिन नीरज शर्मा का भाई जो कि आयुषी शर्मा का मामा लगता है, उसे शक हुआ कि जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो उसी ने फोन किया था और उसी ने खबर दी थी कि ये मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। जब सीसीटीवी खंगाले गए, उसकी जांच पड़ताल की गई, तब पता चला कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये सुनियोजित एक्सीडेंट था। जब विजय शर्मा की मौत हो गई तो उसकी अनुकंपा पर उसकी पत्नी नीरज शर्मा को एलडीसी की नौकरी मिल गई थी। उस बात से ये आयुषी शर्मा खफा थी, नाराज थी कि उसकी माँ को ये नौकरी क्यों मिली, और वो 18 साल की कंप्लीट हो चुकी है और बीए एलएलबी कर रही है, तो नौकरी उसी को मिलनी चाहिए। और नाराज होकर वो विजय शर्मा के पुराने वाले घर में जाकर रहने लगी और अपनी माँ का घर छोड़ दिया। विजय शर्मा ने अपने जीवन काल में 2 घर बनाए थे और उसके अलावा 5 बीघे की जमीन जो कि आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर थी, जो कि अब वो 10-12 करोड़ रुपए की हो चुकी थी। करोड़ों रुपए की संपत्ति होने के बाद भी आयुषी शर्मा को मोह हो गया था, इतनी कम उम्र में भी मोह हो गया था सरकारी नौकरी का। जब आयुषी शर्मा ने घर छोड़ के अपने पुराने घर में रहने लगी तो वहां उसके बड़े पिताजी मोहनलाल और उसका तहेरा भाई
ताऊ के बेटे को तहेरा कहते हैं और चाचा के बेटे को चचेरा कहते हैं। तो तहेरा भाई जिसका नाम रवि था या बलराम था, उसके साथ मिलकर ये योजना बनाई गई। बलराम को आयुषी ने कहा कि उसको माँ को मारना चाहती हूँ, मैं अपनी माँ को मारना चाहती हूँ, उसके बाद उसको अनुकंपा में उसको एलडीसी की नौकरी मिल जाएगी। तो बलराम ने कहा अगर मैं अपनी चाची को मारूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। आयुषी ने कहा कि मेरे पिता ने जो 5 बीघा जमीन ली है आगरा एक्सप्रेस पर हाईवे पर, वो उसकी 1.5 करोड़ में वो खेत तू ले लेना। वो लालच में आ गया और अपने पिता मोहनलाल को भी कहा कि आयुषी वो खेत देना चाहती है, उसके बदले में वो अपनी माँ की जान लेना चाहती है। तय हो गया। अब उसको उसकी माँ को मारने वाले वो अब एक अकेली नहीं थी, उसके बड़े पिता ताऊ और उसका तहेरा भाई बलराम, और वो खुद हो गई उसकी अपनी माँ की जान लेने के लिए। एक थार गाड़ी का प्रबंध किया गया कि उसको एक्सीडेंट से उसको मारा जाए। थार गाड़ी को नीरज शर्मा की घर के पास खड़ा किया गया था और एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार उसका ध्यान रखते थे उसके घर की गतिविधियों पर। जब एक दिन नीरज शर्मा अपने घर से निकली तो थार ने उसको एक्सीडेंट करने की कोशिश की। वो बाल बच गई, लेकिन वो डर गई और समझ गई कि उसकी कोई हत्या करना चाहता है। इस कारण से नीरज शर्मा ने अपने घर के आस पड़ोस में बालकनी में गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे और घर से जाना बंद कर दिया था और नौकरी के लिए 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, क्योंकि उनका मंदबुद्धि बालक की सेवा करना उसके लिए जरूरी था। वो ऑनलाइन से ही सामान मंगाती थी और घर पे रहकर ही खाना बनानी थी। अब घर से बाहर कैसे निकले, आयुषी शर्मा परेशान हो गई थी। उसको किसी भी सूरत में अपनी माँ की हत्या करनी थी। तो उसके ताऊ ने फिर अब इस बार स्कॉर्पियो किराए पे लेने का निश्चय किया। अब कितने दिन वो नीरज शर्मा अपने घर में रहेगी ये तो पता नहीं था, लेकिन घर से निकलना तो पड़ेगा ही। जब उसने अपने बेटे की जांच कराने के लिए बाहर निकली तो इस खड़ी स्कॉर्पियो उसके पीछे ही थी वो। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल पहुंची और वहां पे जांच लगने में करीबन 1 घंटे का टाइम लग सकता था, उस दौरान आयुषी शर्मा का फोन नीरज शर्मा के फोन पर आता है और जब वो नीरज शर्मा फोन उठाती है तो बोलती है उसकी बेटी आयुषी के मम्मी मुझे आपसे मिलना है। वो नाराज चल रही थी। नीरज शर्मा ने सोचा कि बेटी नाराज है, उसको मनाना चाहिए, लेकिन उसका आदेश था कि वो अभी कभी मिले। उसने कहा तेरा भाई अभी हॉस्पिटल में है, इसकी जांच करवा लूं फिर तेरे से मिल लेता हूँ। नहीं, मुझसे तो अभी ही मिलना पड़ेगा। बहरहाल उसने 1 घंटा टाइम था लगने का, तो इस कारण वो अपने बेटे को छोड़कर वो स्वयं ही हॉस्पिटल से बाहर निकली और बाहर निकलते ही खड़ी स्कॉर्पियो ने उस पर एक्सीडेंट कर दिया और तत्काल नीरज शर्मा की मौत हो गई। जब उसकी लाश को गांव ले जाया गया तब नीरज शर्मा के मामा, जो कि उसके आयुषी शर्मा के पिता के गुजर जाने के बाद अपनी बहन को नौकरी लगाने का कहा था, कारण उसका यह था कि आयुषी शर्मा की अभी उम्र की क्या है, वो आगे बढ़कर और भी कोई काम करके नौकरी लग सकती है। उसकी बहन जिसका बेटा एक मंदबुद्धि है, उसको नौकरी की ज्यादा आवश्यकता है। इस कारण से नीरज शर्मा को नौकरी के लिए उसके मामा का फैसला था। उसी को ही सबसे पहले आयुषी शर्मा फोन करती है कि मामा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और मर गई है। जब उसकी शव को गांव ले जाया गया क्रियाक्रम करने के लिए, तो उसके मामा को जो शक था उसने पुलिस में बताया कि साहब ये बात हो रही है, मेरे को अपनी भांजी पर भरोसा नहीं है। उसने अपने एक बार पिता पर भी हमला करवाया था, हो सकता उसने अपनी माँ का भी मर्डर करवाया। और उसके मामा ने ही सीसीटीवी कैमरे में खंगाला और उसे पता चला कहीं कहीं गड़बड़ है। जब पुलिस को ऐसी बात कही गई
तो पुलिस ने जो जांच की दिशा बदल दी और जांच की तो सीसीटीवी कैमरे चेक करने के पश्चात पता चला कि एक थार गाड़ी तो पहले से खड़ी रहती है, वहां कोई आवागमन नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन वो ऐसा लगता है किसी का वो इंतजार कर रही है। सीसीटीवी कैमरों से ही पता चला कि मोटरसाइकिल सवार है जो उसके घर की एक एक गतिविधियों का पता लगा रहे हैं। तत्पश्चात जब वो बच गई, उसके पश्चात जाते जाते हॉस्पिटल के पास के सीसीटीवी खंगाले गए, तब पता चला कि स्कॉर्पियो भी उसी का इंतजार कर रही है उसको मारने के लिए। जब ये जांच में पता चला तो उसको वहां से क्रियाक्रम करते हुए दाह संस्कार के पश्चात गांव से ही आयुषी शर्मा को उठाया गया था और साथ साथ में उसके ताऊ और ताऊ के बेटों को भी उठाया गया था और जो साथ में थे उनको भी उठाया गया था। जब स्कॉर्पियो और थार वालों के मालिकों का पता किया गया तो उनको पता चला कि हमारे गांव की जो ये मोहनलाल है, इन्होंने ये जो कार दिलवाई थी। बहरहाल सब चीज का पता चल गया कि एक बेटी अपनी माँ की हत्यारिन बन सकती है, उसे करोड़ों रुपए से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए। जांच आगे बढ़ती है तो उसका मामा को शक होता है और वो पुलिस को कहते हैं कि साल भर पहले जब उसके बहनोई की यानी नीरज शर्मा के हस्बैंड की जो मौत हुई थी वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। जब उनको ब्रेन हेमरेज हुआ तो जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और वो ठीक हो रहे थे और जब वो घर पे आ गए तब उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जयपुर हाई कोर्ट बेंच में जाने के लिए कहा था कि मैं अपने कोर्ट में अपनी ड्यूटी देने जाऊंगा। लेकिन आयुषी शर्मा जो कि उसकी विजय शर्मा की बेटी थी, उसने कहा कि पापा आपका इलाज सरकार में ठीक नहीं होता, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाऊंगी, वहां पर आपका इलाज सही होगा। चूंकि नीरज शर्मा अपने मंदबुद्धि बच्चे का ध्यान रखती थी, घर का ध्यान रखती थी, इसलिए वो बाहर के कामों में वो नहीं आ पा रही थी। और कुछ महीने बीतने पर वो रोज रोज अपने हस्बैंड के बारे में अपनी बेटी से पूछती कि तेरे पापा कहाँ, आखिरकार बताती क्यों नहीं है। जब 2-3 महीने बीत गए तब उसने कहा कि मैं आपको पापा से मिलाने हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। जब नीरज शर्मा को उसकी बेटी आयुषी शर्मा हॉस्पिटल लेके जाती है तब वहाँ के हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि कुछ दिन पहले इसको भर्ती कराया गया और 90% इनका है जो शरीर खराब हो चुका है, किडनी लीवर सब खराब हो चुके हैं, फेफड़ों में पानी भर गया है और अब ये जिंदा शायद ही रहे। तब बेटी ने कहा कि मम्मा अब तो पापा जिंदा नहीं रह सकते, इनको भी क्या है कि घर लेके चलते हैं। जब वो घर लेके गए तो कुछ दिनों में उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम उसने आयुषी ने करने नहीं दिया, गांव ले जाके फटाफट उनका दाह संस्कार करवा दिया। ये जांच पर पता चलने के बाद आम जनता ये सोचने के लिए मजबूर है कि ये रिश्ते कहां तक जाएंगे, कौन किस पर भरोसा करे। जन्मदाता को मारने के लिए जन्मदाता ने जो प्रॉपर्टियां इकट्ठी की, नौकरी की, उनके लिए त्याग किया, बच्चों के लिए तो किया। अगर बच्चे ही अपने माता पिता को मार डालेंगे तो बचेगा क्या। आज के बच्चे इंस्टेंट हाथों हाथ इनाम चाहते हैं, पुरस्कार चाहते हैं कि उनका मर्डर, किसी का मर्डर कर दे तो इनाम मिल जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन तो वही है सच्चाई को निकालने वाला। पुराने जमाने में भी इस प्रकार के काम हुआ करते थे, हत्याएं होती थी तो वो आगे का और पीछे का सोच विचार करके किया करते थे। अगर हम अपने पिता को मारेंगे, हस्बैंड को मारेंगे, मम्मा को मारेंगे तो हमारे बुढ़ापे में क्या होगा। आयुषी शर्मा अगर कानून से बच जाती है तो उसको ये नौकरी तो मिलने वाली नहीं है, उससे उसको क्या फायदा होगा। एक पूरा परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया घर के चिराग ने। ये पता भी चलता है कि रिश्तेदार लोग भी किसी से बदला लेना चाहते तो उनको बच्चों को बिगाड़ देते हैं। इसी प्रकार आयुषी शर्मा से वो हमदर्दी रखते थे कि देख तेरे पापा ने कितने पैसे कमाए होंगे। आयुषी शर्मा तो ऐसी थी, उनके रिश्तेदारों ने भी उनका दिमाग खराब कर दिया और अपने सगे माँ बाप को उसने मार डाला। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा कलयुग है ये। पता नहीं हमारा समाज किस ओर जा रहा है, आगे भविष्य क्या है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जय हिंद।